दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनुराग साइंस पर। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नोट्स पढ़ेंगे जो कि हस्तलिखित है विषय विज्ञान का। और ये अध्याय 2 है हमारा अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण ये अध्याय 2 का है हमारा। और यहाँ पर कह रहा है, एक सेकंड, अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है? वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है, क्या कहलाता है? हमारा अम्ल कहलाता है। और यही परिभाषा अगर हम आर्हीनियस के अनुसार देखें तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। यानी जो जल में घुल जाते, ऐसे आयन जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे उदाहरण दिया है हमारा HCl। HCl ये हमारा अम्ल है। HCl हमारा अम्ल है। HCl ये हमारा अम्ल है। इसको जब हम क्रिया कराएंगे तो जल में जब घोलेंगे तब ये बन जाएगा H+ Cl-, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको और हम थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, हो जाएगा। यहाँ पर लिख दें ऊपर HCl gives out H++ Cl-, ये हमारा बन जाएगा दोस्तों। Cl- का ये हो जाएगा हमारा। ये देखिए यहाँ पर H+ आयन दे रहा है, ये यहाँ पर H+ आयन दे रहा है। ओके, आगे देखते हैं। अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या हैं? पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तीसरा, अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन HNO3 का निर्माण करते हैं। और चौथा, अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस निष्कारित करते हैं। यानी जब ये धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो CO2 गैस निकालेंगे। और पांचवा गुण क्या है हम इसका? अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। और ये आखिरी का जो है, ये क्या होता है? अम्ल जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अम्ल जो होते हैं ये जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अम्ल के प्रकार। अब ये आता है हमारा अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार क्या है? अम्ल के प्रकार, पहला प्रबल अम्ल, और दूसरा दुर्बल अम्ल, और तीसरा सांद्र अम्ल। पहले अम्ल के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। और चौथा तनु अम्ल, और पांचवा जो है, पांचवा नहीं है। ओके, चौथा तनु अम्ल। ओके, तो पहला क्या है हमारा? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया अनियमित हो जाते हैं, वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ओके, उदाहरण इसका दिया हुआ है, जैसे उदाहरण है H2SO4 या इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको। और HNO3 इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये हमारे उदाहरण हो गए। ETC यानी इत्यादि, मतलब और भी अम्ल होते हैं। ठीक है। और प्रबल आयनों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन H+ त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। प्रबल आयनों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन H+
त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। और दूसरा है हमारा दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया अनियमित न होकर आंशिक रूप से अनियमित होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण HCH, इसको देखिए, ये है एसिट्रिक अम्ल। ओके, तो ये क्या होता है, CHCOOH, ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल। और दूसरा है ये फार्मिक अम्ल, ये ज़्यादातर चींटियों के डंक में पाया जाता है। HCOOH, ये फार्मिक अम्ल होता है। और H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये भी एक प्रकार का अम्ल ही है। आगे देखते हैं। ये अम्ल दुर्बल होते हैं, ये अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, इनका असर ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आता है, तीसरा आता है हमारा सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? सांद्र अम्ल, एक सेकंड रुक जाइए भाई। हाँ, सांद्र अम्ल ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। मतलब अम्ल की मात्रा इसमें अधिक हो जाती है। हाँ, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है और जल कम ही रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है चौथा हमारा तनु अम्ल। क्या होता है? ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। देखिए दोस्तों, इसमें सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम होती है और तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक होती है। यही दोनों में अंतर है, अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और आगे देखते हैं। अब हमारा आ जाता है क्षारक आ जाता है, यानी बेस। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पेपर को या पत्र को नीला कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम ले सकते हैं NOH, MgOH का होल ट्वाइस आदि। क्षारक के भौतिक एवं रासायनिक गुण। अब क्षारक के भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, क्षारक के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो पहला क्या होता है? क्षारक स्वाद में तो कड़वे होते हैं। दूसरा, जलीय विलयन में यानी जल में घुलने के बाद ये OH- आयन देते हैं। और तीसरा क्या है? क्षार धातु के साथ अपक्रिया कर H2 मुक्त करते हैं। ठीक है, H2 मुक्त कर देते हैं, मतलब H2 गैस छोड़ देते हैं, निष्कासित कर देते हैं H2 गैस को। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कर लवण बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सूचक यानी इंडिकेटर। ये क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। ये किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाता है। ये यानी अगर इनका रंग अम्लीय माध्यम में पीला है तो यहाँ क्षार में जाने के बाद, क्षारीय माध्यम में जाने के बाद इनका रंग बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचक के प्रकार क्या होते हैं? ओके, और पहला होता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में हल्दी, लिटमस पत्र यानी लिटमस पेपर आदि आते हैं। प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक जो प्रकृति स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वह प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं।
उदाहरण जैसे हमने बताया लिटमस पत्र या हल्दी आदि। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बार बार हो रहा है, लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस क्या होता है? अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप में उपयोग में लाया जाने वाला प्रकृति सूचक लिटमस है। और लिटमस विलेन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। यानी ये विलेन के रूप में भी होता है और कागज के रूप में भी होता है। हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। अब दूसरा आता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं। यानी ये प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं या रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेथिल ऑरेंज एवं आगे देखते हैं दोस्तों, गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। और ये हमारा एक सेकेंड हाँ, ठीक है, गंधीय सूचक हो गया हमारा। ठीक है, होता है। कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, अब आता है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक ये क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक विभिन्न रसायनों का बना होता है या मिश्रण होता है, या ये मिश्रण होता है कई रासायनिक पदार्थों का, जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देता है कि वह क्षारक या अम्ल है। ये एक पीएच टेबल होता है। अगर 0 से 7 के बीच में है पीएच मान निकल कर आ रहा है, तब यह जो है अम्लीय होगा इसका। ठीक है, प्रकृति इसकी अम्लीय होगी। अगर 7 आ रहा है 7, तो ये उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। अगर इसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में आ रहा है, तब यह क्षारीय यानी बेसिक होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लवण, वह अम्ल और क्षार एक दूसरे से अपक्रिया करते हैं तब एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। लवण के गुण, लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं, या लवण क्या होते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं। सामान्य लवण उदासीन होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सूचक होते हैं। ठीक, जैसे साधारण नमक हो गया हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ओके, CaSO4 हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब ये है गया हमारा लवणों का वर्गीकरण। लवणों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। पहला सामान्य लवण। सामान्य लवण यानी जो हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है या जो सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें जैसे आ गया हमारा NaCl, KCl, K2SO4,
आदि। दूसरा आता है हमारा अम्लीय लवण, जिसमें अम्ल की मात्रा जिसमें अम्ल मिले होते हैं, जैसे NaSO4, NaHCO3, NaHCO3 हो गया हमारा, KHCO3 हो गया। अब तीसरा आता है क्षारीय लवण, MgOHCl, C4HOHCl, ये हो गया हमारा क्षारीय लवण। अब द्विक लवण क्या होता है? हाँ, द्विक लवण क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये होता है हमारा द्विक लवण, यानी इसको सामान्य भाषा में फिटकरी कहते हैं। ठीक है। अगला संकर लवण, जैसे पोटेशियम पोरस साइनाइड, ये हो गया हमारा सोडियम सिल्वर साइनाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्रित लवण, NaKSO4 या CaCOCl, ये हो गया हमारा। हाँ, ठीक है। अब pH क्या होता है? pH हाइड्रोजन की क्षमता। अब pH मान क्या होता है? किसी भी विलयन का pH मान यह बताता है कि वह विलयन क्षारीय है अथवा अम्लीय है। ठीक है। किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करता है। इसीलिए इसे pH यानी हाइड्रोजन की क्षमता कहते हैं। pH पैमाना, pH मान मापने के लिए pH पैमान का उपयोग किया जाता है। इससे किसी भी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारकता मापी जाती है। ठीक है। अब pH का बढ़ता क्रम, अब pH का बढ़ता क्रम देख लेते हैं। अब जैसा कि हमने बताया था अभी उसी प्रकार होगा ये। ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है। इधर को pH का मान बढ़ रहा है इधर को, और इधर को pH का मान घट रहा है। अब इसको देखिए यहाँ पर बता रहा है, इधर को घट रहा है pH का मान, इधर को बढ़ रहा है pH का मान। ठीक है। अब pH पैमान का आविष्कार सोरेनसन ने किया था। ठीक है। pH पैमान में 0 से लेकर 14 तक बिंदु होते हैं। ठीक है। 0 से लेकर 14 तक बिंदु होते हैं। ठीक है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 हो तो यह उदासीन होता है। यानी अगर किसी विलयन का pH मान जो है 7, ये रहा 7 हो तब विलयन उदासीन होता है। हमने बताया था ये बात तो। ठीक है। अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो इसकी प्रकृति अम्लीय होगी, तो यह अम्लीय होगा। ठीक है। अगर 7 से अधिक है तब यह क्षारीय होगा। ठीक है। अब आ जाता है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड है। ठीक है। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, देख लीजिए। कहाँ गया? हाँ, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स आउट CaCl2 प्लस H2O, ये हो गया हमारा। ठीक है। ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है एक, यहाँ पर देख लीजिए इसको। किसी पदार्थ में रंग उड़ाने की प्रक्रिया, किसी पदार्थ का रंग उड़ाने की प्रक्रिया
को विरंजन कहते हैं तथा जिस पदार्थ की सहायता से विरंजन होता है उसे विरंजक कहते हैं। ठीक है। विरंजक चूर्ण के उपयोग पहला क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी का रंग सफ़ेद करने में, विरंजक के रूप में जल को शुद्ध करने में। ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा हो गया। एक सेकंड। ठीक है। बेकिंग सोडा हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं। इसको बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा। ठीक है। रासायनिक अपक्रिया, इसकी जब रासायनिक अपक्रिया करेंगे, रासायनिक अपक्रिया जब करेंगे तब क्या होगा देखिए। अगर हम NaCl प्लस जल प्लस CO2 प्लस NH3 यानी जलीय सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस तथा अमोनिया अम्ल मिलाने पर NH4Cl प्लस NaHCO3 प्राप्त होता है। ठीक है। अब बेकिंग सोडा का ऊष्मीय उपघटन। बेकिंग सोडा का ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, यहाँ पे देखिए। इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है। 2NaHCO3 को जब हम ऊष्मा देंगे, ये डेल्टा बना हुआ है यानी ऊष्मा दे रहे हैं इसमें। ठीक है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों। CO2 गैस प्राप्त होगी हमको। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।